नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंगल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। दोस्तों, हम अपनी इस रीड की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और एक हम ब्रीफ रीकैप ले लेते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा कि इंडियन रीड लैंडस्केप। तो हमने ये बात करी कि इंडिया में कुल 6 रीट्स लिस्टेड हैं। उसमें से 5 रीट जो लिस्टेड हैं वो कमर्शियल ऑफिस स्पेस है, और जो एक लिस्टेड रीट है वो शॉपिंग मॉल या उसको हम रिटेल रीट कहते हैं। तो अब उसके बाद हमने देखा कि इंडिया में जो लिस्टेड रीट्स हैं वो कौन कौन से डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे लोकेटेड हैं। तो हमने बात करी कि कुछ रीट मुंबई में है, पुणे में है, चेन्नई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु, उसी तरह से एनसीआर की लोकेशंस जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा, इन अलग अलग लोकेशंस में लोकेटेड हैं। उसके बाद हमने बात करी कि जो इनका लिस्टेड जो ये रीट्स हैं इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और इनका जो टोटल एरिया जो मिलियन स्क्वायर फीट, अप्रोक्स 200 से भी ज्यादा मिलियन स्क्वायर फीट, जो इन रीट्स का लिस्टेड रीट्स का जो एरिया है वो 200 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। उसके बाद हमने बात करी कि जो इनका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है अब तक जो भी लिस्टेड रीट्स की हिस्ट्री रही है वो क्लोज टू 31,700 करोड़ है। तो अब तक ये इतना डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, रेंटल, कुछ भी बोल लीजिए, वो अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और फिर हमने फाइनली दोस्तों इस बारे में बात करी कि जो उसके स्ट्रक्चरल टेल विंड्स हैं वो इस एसेट क्लास को क्यों लुक्रेटिव बनाता है। तो दोस्तों, टेल विंड का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक होता है हेडविंड्स, मतलब कि जब प्लेन उड़ रहा होता है या टेक ऑफ ले रहा होता है तो जो उसका हेड होता है, अगर हवा हेड पे पड़ती है तो उस प्लेन की स्पीड को वो स्लो कर देता है और उसको ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं हेड विंड्स। और उसी तरह दोस्तों, जब प्लेन उड़ रहा होता है या टेक ऑफ ले रहा होता है तो जब हवा पीछे से, जो उसके विंग्स होते हैं, तो जब वो टेल विंड्स, जो पीछे जो उसके टेल होती है, जब उस पे हवा पीछे से आती है तो कम एक्सेलरेशन में ज्यादा आउटपुट हमें मिलता है। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड वे है टेलविंड्स, स्ट्रक्चरल टेलविंड्स या हेडविंड्स को एक्सप्लेन करने का। खैर, फिर हमने उसमें ये देखा कि 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल टेलविंड्स जैसे कि इक्विटी क्लासिफिकेशन। पहले ये क्लासिफिकेशन हाइब्रिड में होता था, अब ये क्लासिफिकेशन 2026 25-26 में अराउंड ये इक्विटी क्लासिफिकेशन में बदल गया। फिर इसकी जो टैक्सेशन है वो भी अब इक्विटी टैक्सेशन में आएगी। और जो इससे हमने देखा कि काफी सारे जो म्यूचुअल फंड जो हाउसेस हैं वो इस रीट एज अ एसेट क्लास में वो अब इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और तीसरा हमने जो स्ट्रक्चरल टेलविंड देखा वो ये था कि अब जो इसका एक इंडेक्स इंक्लूजन है, देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी दैट ये जो एसेट क्लास है वो इंडेक्स में भी इंक्लूड हो सकता है। और दोस्तों, अब हम आज के इस वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज रिटर्न, रिवॉर्ड्स एंड रिस्क। ये ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, हम इसके जो आने वाले फ्यूचर इंडिकेटिव क्या रिटर्न्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इस एसेट क्लास में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और फाइनली हम एज अ एक प्रोफेशनल, अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रीट को एक दर्जा देना चाहते हैं या उसमें हम पोजीशंस बनाना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल क्या क्या की पैरामीटर्स उस रीट एज अ एसेट क्लास में
देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और हम इस वीडियो को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ और हम रीट्स के क्या रिटर्न्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं और रिस्क के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का एजेंडा ये भी है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए अपने पोर्टफोलियो में। ऐसा ना हो कि हम अपने पोर्टफोलियो में पहले कुछ खरीद लें, उसके बाद हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हैं कि क्या मैंने वो सही किया या गलत किया। अगर आपको पहले से ही उस एसेट क्लास के बारे में, जो उसका अंडरलाइन एसेट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उससे थोड़ा दूर ही रहिए और चाहे तो आप उसमें एक अपना फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन लीजिए और नहीं तो आप एक एडवाइजर से कंसल्ट करिए। तो हमारा एजेंडा बहुत ही क्लियर है कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए। तो हम पहले टोटल जो उसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं, हिस्टोरिकल टोटल रिटर्न्स ऑफ 6 लिस्टेड रीट्स, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप ये वर्ड टोटल रिटर्न को जरूर एम्फसाइज करिए। टोटल रिटर्न का मतलब ये है कि जो उस एसेट क्लास का जो हमें डिविडेंड मिलता है प्लस जो प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है, वो जब उसको हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसको हम टोटल रिटर्न बोलते हैं। उसी तरह से हम उसको टोटल रिटर्न प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इट हैज द एप्रिसिएशन एलिमेंट, जिसमें कि एप्रिसिएशन भी मिलता है हमें, प्राइस एप्रिसिएशन, और साथ ही साथ हमें क्वार्टरली या सेमी एनुअली कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हम उसको रेंट या डिविडेंड बोल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिटर्न्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम आईपीओ एनएवी। तो एनएवी मतलब कि नेट एसेट वैल्यू। जब जब ये आईपीओ लॉन्च हुए थे तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे लॉन्च हुए थे, तो उसको हम तब से कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो पहला रीट था वो एम्बेसी रीट था, जो कि हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे डीपीयू, डीपीयू का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो रिटर्न्स में बात करेंगे, वो हम प्राइस एप्रिसिएशन की भी बात करेंगे और अब तक हमें टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिला है फ्रॉम ईच ऑफ द लिस्टेड रीट्स। तो जो ये डीपीयू है, डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पेड सिंस लिस्टिंग। और जो ये डेटा है दोस्तों, ये 28 जून 2026 तक का है। तो हम पैरामीटर्स और साथ में पहला रीट देखते हैं, जो कि है एम्बेसी रीट। ये दोस्तों लॉन्च हुआ था, जो इसका लॉन्चिंग डेट था या लिस्टिंग डेट था, वो था 1 अप्रैल 2019। और जो इसका आईपीओ पे प्राइस आया था, जो आईपीओ में एनएवी आया था, हम प्राइस की जगह इसको एनएवी बोलते हैं। एनएवी जो आया था वो 300 रुपए का था और जो इसका करंट प्राइस है वो है 428। तो अप्रोक्सीमेटली 300 रुपए से ये 428 का जो इसका प्राइस एप्रिसिएशन हमने देखा। जो करंट एनएवी है, अगर कल को जो इसका एंटरप्राइज वैल्यू या जो इसका ग्रॉस एसेट्स जो है हमारे, या नेट एसेट्स हम जो बोल रहे हैं, नेट एसेट्स, ग्रॉस एसेट्स नहीं, नेट एसेट्स, जितना भी हमारा एसेट्स है, जब उसमें से हम लोन पे ऑफ कर दें या अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर दें, तो आज की डेट में 491 का इसका एनएवी है। तो एनएवी रिटर्न्स अगर हम देखें तो ये 300 रुपए से 491 हो गया है। अभी प्राइस रिटर्न मैच नहीं कर रहा है एनएवी रिटर्न से, तो दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब ये करंट प्राइस एनएवी की तरफ चलना स्टार्ट हो जाए, तो एनएवी रिटर्न्स जो देखें तो वो है 191। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जब से ये रीट लॉन्च हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, तो वो है अप्रोक्सीमेटली 159 रुपीज। तो टोटल रिटर्न देखें तो वो 350 रुपए है।
मतलब कि आपने 300 रुपए लगाए, आपको 350 रुपए पहले ही वापसी मिल रहे हैं, और अभी भी जो उसका करंट प्राइस चल रहा है वो है 428, और जो उसका करंट एनएवी चल रहा है वो है 491। तो अगर हम देखें तो एनएवी रिटर्न्स जो टोटल रिटर्न्स का पार्ट है, मतलब कि प्राइस एप्रिसिएशन, एनएवी रिटर्न्स मतलब कि प्राइस एप्रिसिएशन, वो क्लोज टू 55% है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स हैं वो क्लोज टू 45% है। और अगर हम इसका एक्स आईआरआर, मतलब कि जो इसका एनुअलाइज्ड सीएजीआर रिटर्न अगर हम देखें, तो वो क्लोज टू 11.5%, मतलब कि 11.75% है। हमारा जो दूसरा रीट है माइंड स्पेस, वो 7 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था। उसका जो आईपीओ एनएवी था वो था 275, और करंट प्राइस इज 463। जो उसका करंट एनएवी है वो है 527। तो अगर हम इसका प्राइस एप्रिसिएशन रिटर्न देखें या एनएवी रिटर्न्स देखें, तो वो है 252, और डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट रिटर्न्स देखें तो वो है 112 रुपए। टोटल रिटर्न क्लोज टू 364, 364 रुपीज है। तो एनएवी रिटर्न्स जो एप्रिसिएशन का कंपोनेंट है वो है 69%, और डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो रिटर्न का जो कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है वो है 31%। तो अगर हम इसका एक्स आईआरआर देखें तो वो है क्लोज टू 15%। अभी मैंने इस पे डबल एस्ट्रिक्स लगाए हुए हैं, इसके बारे में मैं समझाता हूं। तीसरा जो हमारा रीट है ब्रुकफील्ड रीट, वो लॉन्च हुआ था, ये लिस्ट हुआ था 16 फरवरी 2021। उसका जो आईपीओ एनएवी था वो था 275, और करंट प्राइस इज 322। तो उसका जो करंट एनएवी है वो है क्लोज टू 386, एंड जो एनएवी रिटर्न्स है वो है 112 रुपए, और डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स अब तक हमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिला है वो है क्लोज टू 100। तो टोटल रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो है 212, जिसमें से कंपोनेंट ऑफ एनएवी रिटर्न्स इज 53% एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स इज 47%। इसका अगर हम एक्स आईआरआर देखें तो वो है 9.7%। जो हमारा चौथा रीट है, जो कि शॉपिंग मॉल रिटेल रीट है, वो काफी रिलेटिवली रिसेंट में लॉन्च हुआ था, जो कि 2023 में 19 मई 2023 में लॉन्च हुआ था। आईपीओ एनएवी उसका 100 रुपीज है, करंट प्राइस उसका 161 रुपीज है, और जो एनएवी प्राइस है, एनएवी जो कि करंट एनएवी है वो है 164। तो अगर हम एनएवी रिटर्न्स देखें तो वो है क्लोज टू 64 रुपीज, और डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स इज क्लोज टू, अभी तक मेरे को इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में मिल चुका है वो है 24.5 रुपए। तो टोटल रिटर्न अगर मैं देखूं तो वो है 88.51 रुपीज। तो इसका अगर मैं एनुअलाइज्ड रिटर्न एक्स आईआरआर देखूं तो वो है क्लोज टू 23%, या प्रिसाइसली 22.91%। जो हमारा पांचवा रीट है वो काफी रिलेटिवली यंग है, ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ था 18 अगस्त 2025 को, और इसका जो आईपीओ एनएवी है वो है 100 रुपीज। करंट प्राइस है इसका 115, और जो इसका करंट एनएवी है वो है 124 रुपए। अगर आप देखें तो ये करंट प्राइस सबका कम है कंपेयर टू करंट एनएवी। तो इसके बारे में हम आगे वाले जो हम स्लाइड्स में जानेंगे कि ये क्यों करंट एनएवी से कम है, कब कब ये ज्यादा हो सकता है, कब कब ये कम हो सकता है। यूजुअली ये या तो उस एनएवी की तरफ ही रहता है, कभी कभी ये एनएवी से ऊपर चला जाता है, कभी कभी ये एनएवी से नीचे चला जाता है। तो इसका एनएवी रिटर्न्स देखें तो वो है क्लोज टू 24 रुपए, और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन
अभी तक 4.55 रुपीस का हो चुका है। तो टोटल रिटर्न्स इज 28.55 रुपीस एंड उसमें से जो कंपोनेंट है एडीबी रिटर्न्स का इट इज क्लोज टू 84% एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्लोज टू 16%। तो इसका एक्स आईआरआर अगर हम देखें तो इट इज 27%। बट मैं आपको बोलूंगा इसका एक्स आईआरआर को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसको अभी 10-11 महीने ही हुए हैं लॉन्च होते होते हुए हुए। तो ये थोड़ा एक्स आईआरआर विद कमिंग ईयर्स कम अपने आप हो जाएगा। जो हमारा छठा रीट है वो है बगमाने रीट, जो कि अभी रिसेंटली 15 मई 2026 को लॉन्च हुआ एट अ आईपीओ एनएवी ऑफ 100 रुपीज। द करंट प्राइस इज 102। जो उसका अभी प्राइस चल रहा है वो 102 103 रुपए चल रहा है और जो एनएवी है वो 109 रुपए के आसपास है। तो अभी इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही 2 महीने पहले 1 महीना पहले ही लॉन्च हुआ है। तो जैसे जैसे इसके क्वार्टर्स बीतेंगे तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चालू हो जाएगा। तो इसका टोटल रिटर्न देखें तो 9 रुपीस का है और इसका हम एक्स आईआरआर देखें जो कि अभी हम इग्नोर भी कर सकते हैं वो है क्लोज टू 26%। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं पहला एस्ट्रिक इसका मतलब क्या है। सो जो ये करंट एनएवी है बगमाने रीट का वो है दिसंबर 2025 का। बाकी सबका एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड, नेक्सस, नॉलेज, इन सब का एनएवी है 31 मार्च 2026 का। बगमाने रीट का ही सिर्फ एनएवी दिसंबर 2025 का है। अब जो ये एक्स आईआरआर कैलकुलेट किया है हमने वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया है। तो जो भी ये एक्स आईआरआर है वो करंट प्राइस पे है ना कि करंट एनएवी पे। जो कि हम अगर हम देखें तो एम्बेसी रीट में जो 428 रुपए पे कैलकुलेट किया गया है ना कि करंट एनएवी 491 पे। तो हमें इस पे बड़ा क्लियर रहना है। और जो ये एक्स आईआरआर फॉर नॉलेज एंड बगमाने रीट है, बगमाने जैसे कि हमने देखा अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ, नॉलेज 2025 में लॉन्च हुआ और बगमाने इज मई 2026। तो इसका जो रिटर्न है वो एनुअलाइज्ड है एंड इट इज नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल टू लॉन्गर लिस्टेड रीट्स। जैसे कि अगर हम देखें तो इनको हम एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड, नेक्सस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि काफी कम इनकी जो प्राइसिंग हिस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री है वो काफी कम है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट रिटर्न्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडियन रेट्स। ये एक हम एजुकेशनल पर्पस के लिए सीख रहे हैं कि क्या रिटर्न्स हम इन एसेट क्लास में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So based on the structural characteristics of Indian REITs and historical performance, जैसे कि हमने historical performance देखी जिसमें हमने देखा distribution and capital appreciation, here is a reasonable long term return expectation। ये एक indicative returns है based on the historical data which we have। तो सबसे पहले जो हम डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड के बारे में अगर बात करें तो वी एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 5 to 6%। दिस इज प्री टैक्स एंड दिस इज 5 to 6% पर एनम। और जैसे कि हमने पहले के वीडियोस में देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टरली होता है। तो rental income after expenses mandatorily distributed at 90% of NDCF, net distributable cash flows, driven by occupancy rates and contracted rents across the portfolio। और अगर हम बात करें इसके प्राइस एप्रिसिएशन की तो वो हम एक जो फेयर एस्टिमेट ले सकते हैं वो है 4 to 6% का। मतलब कि 4 से 6% पर एनम हम एक एक्सपेक्टेशंस लेके चल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें इंडिया में तो वो क्लोज टू 4% रहता है। उसी तरह से हम जो प्राइस एप्रिसिएशन है
उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं विद द इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो जो इसका रिटर्न रहता है वो लंपी रहता है, लंपी इन नेचर। इसका ये मतलब है, हो सकता है कुछ साल हमें कुछ प्राइस एप्रिसिएशन में रिटर्न्स ना मिले और कुछ साल हमें इतने रिटर्न्स मिल जाए जो कि हमारा हिस्टोरिकल जो हमारा रिटर्न्स नहीं मिलने वाला टाइम था उसको भी वो पूरा कर दे। तो जैसे कि एक रियल एस्टेट एसेट क्लास, जैसे जो हमारा फिजिकल रियल एस्टेट होता है, उसमें जनरली हमने देखा है कुछ कुछ साल होते हैं जहां पे कुछ रिटर्न नहीं मिलता और कुछ साल ऐसे होते हैं जहां पे हमें इतना रिटर्न मिल जाता है कि जो हमारे पिछले टाइम का भी रिटर्न जो हमें नहीं मिला था वो भी हमें मिल जाता है। तो जो इसके रिटर्न्स होते हैं वो लंपी होते हैं इन नेचर। NAV growth is driven by market rent reversion at lease renewals। तो जैसे जैसे एक जगह है मुंबई, पुणे, तो अगर उनका जो उनके लीज है जब वो एक्सपायर होंगे और जब वो रिन्यू होंगे तो वो मार्केट रेंट्स पे होंगे और जनरली रेंट्स एप्रिशिएट होते रहते हैं। तो जैसे जैसे जो न्यू रेंट्स होंगे वो एक्चुअल मार्केट रेंट पे कैलकुलेट होंगे एंड एक वो डायरेक्ट लिंक है बिटवीन द प्राइस एप्रिसिएशन एंड द रेंट एस्केलेशन। उसी तरह से FSI लिंक्ड कंस्ट्रक्शन अपसाइड। एक ग्रोथ करने के दो तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरा है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब कि अगर मेरे एग्जिस्टिंग कैंपस में मेरे को गवर्नमेंट पॉलिसीज अलाउ करती है फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन टू हैपन तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक ग्रोथ, FSI लिंक्ड। और दूसरा है हमारा इनऑर्गेनिक ग्रोथ कि मतलब मैंने किसी एग्जिस्टिंग जो हमारा शॉपिंग मॉल है, कमर्शियल एसेट क्लास है, उसको हमने खरीद लिया तो वो हो गया इनऑर्गेनिक ग्रोथ। दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ का जिसको हम बोलते हैं रोफो, ROFO, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर। जो इन रीट्स के स्पॉन्सर होते हैं वो इन रीट्स को राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर देते हैं कि जो हमारे जो ये एग्जिस्टिंग फिजिकल रियल एस्टेट्स है इनको चाहे तो आप पहले खरीद सकते हैं। तो ये देखा गया है कि जो इनकी ग्रोथ होती है वो नॉन लीनियर होती है। और अगर हम अब एक टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो हम क्लोज टू 9 to 12% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, हिस्टोरिकल रिटर्न इज क्लोज टू 9 to 12%। तो अगर मैं 9% की बात कर रहा हूँ, 9% की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं रूल ऑफ 72 लगाऊं तो मैं अप्रोक्सीमेटली अपना पैसा 8 साल में डबल कर रहा हूं। और अगर मैं 12% की बात करूं और रूल ऑफ 72 लगाऊं तो मतलब कि मैं 6 साल में अपना पैसा डबल करने की बात कर रहा हूं। मतलब कि 6 से 8 साल में आप अपना पैसा ग्रो होते हुए देख सकते हैं। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म CAGR। It has both income and appreciation. The combined case is a steady quarterly distribution plus capital appreciation as the underlying portfolio grows over a multi-year investment horizon. So these are indicative long-term expectations based on the structural characteristics of the instrument, not a guarantee of returns। ये कोई गारंटी ऑफ रिटर्न्स नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने एक इंडिकेटिव लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में, एक्सपेक्टेशन के बारे में हमने बात करी है। रीट्स में अंडर परफॉर्म इन हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट्स एंड आल्सो लिंक टू द सिस्टमैटिक रिस्क इन द मार्केट्स। एक रीट जो उसका रिटर्न होता है वो काफी हद तक जो हमारा इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है उससे भी लिंक करता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो रीट कैन अंडर परफॉर्म ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। और अगर ब्रॉडर मार्केट, जैसे कि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर ओवरऑल मार्केट का जो
मार्केट टर्बुलेंट है या साइडवेज है या एक सेल ऑफ मार्केट है, तो उसमें भी ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। सो पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। अब हम बात करते हैं व्हाई इन्वेस्ट इन इंडियन रीट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडियन रीट्स। तो हम इसकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ओनरशिप इन अ प्रोफेशनली मैनेज्ड ग्रेड ए रियल एस्टेट एसेट्स विद अ स्मॉल कैपिटल आउटले स्टार्टिंग एट जस्ट 1 यूनिट। तो इसमें हमने जैसे पहले भी वीडियोस में देखा है, हमें कोई बड़े अमाउंट से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इसमें चाहे तो एक शेयर की तरह एक रीट बाय या सेल कर सकते हैं। It has liquidity, it is highly liquid. Units are freely traded on exchanges like National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, like equity shares. You can exit any trading day, unlike physical properties. तो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज को जब हम सेल आउट करने जाते हैं तो वो 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, और अगर हमें रीट्स को लिक्विडेट करना है तो हम 9:15 से 3:30 बजे कोई भी वर्किंग या ट्रेडिंग डे पे हम इसको बाय या सेल कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये हेवीली रेगुलेटेड बाय है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो रीट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क के अंडर आते हैं, सेबी की गाइडलाइंस के अंडर आते हैं। एंड मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, क्वार्टरली डिस्क्लोजर्स, इंडिपेंडेंट ट्रस्टीज एंड हाफ ईयरली वैल्यूएशन बाय एक्सटर्नल वैल्यूअर्स। टैक्स एफिशिएंट है। अगले वीडियो में हम इसके टैक्सेस के बारे में बात करेंगे कि जो इसके टैक्सेस हैं, कौन कौन सा कंपोनेंट टैक्स होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट टैक्स फ्री होता है। So REITs are structured to provide consistent tax efficient income. At least 90% of NDCF is mandatorily distributed and it is usually quarterly. इंडिया में देखा गया है कि हर 3 महीने में हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, जैसे कि हमने बात करी, ऑर्गेनिक ग्रोथ, राइजिंग रेंट्स, रेंट एस्केलेशन, एफएसआई, जो हमारा एफएसआई बेस्ड कंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग कैंपस में मैं और फ्लोर बना सकता हूं या मैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, या इन ऑर्गेनिक ग्रोथ, मैंने एसेट को एक्वायर करा, कैन ड्राइव द कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर टाइम। और जो हमारा लास्ट एडवांटेज है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। रीट्स होल्ड एसेट्स एट मल्टीपल सिटीज, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली एनसीआर, जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम, एंड इट रिड्यूसेस द जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क। तो ये अलग अलग माइक्रो मार्केट्स में, अलग अलग ज्योग्राफीज में ये एसेट्स को वो होल्ड करता है, जिससे कि हमारा जो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क है वो कम हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है विद इन्वेस्टिंग इन इंडियन रीट्स। दोस्तों, कोई भी एसेट क्लास जिसमें रिटर्न्स के बारे में बात करी जा रही हो तो उसके साथ रिस्क गोज हैंड इन हैंड। और एक अच्छा इन्वेस्टर, अच्छा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जो एसेट्स के रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क को भी जानता हो, वो अपने पोर्टफोलियो में अच्छा कर सकता है। तो इसमें क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है वो अब हम बात करते हैं। Like all publicly traded instruments, REITs carry risk. Understanding these risks is the first step to investing wisely. So सबसे पहला risk, which is common risk, is market risk, जिसको हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भाषा में बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क या बीटा। तो REITs यूनिट प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस। तो जो ये रिस्क है ये अनअवॉइडेबल है, और ये काफी मैक्रो फैक्टर्स जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, मार्केट कंडीशंस,
जैसे अगर अब रिसेंट टाइम में बात करें तो जो ज्योग्राफिकल जो रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, उससे भी काफी हद तक ये लिंक्ड है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड मैक्रो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस प्राइस जस्ट एज विद द इक्विटी शेयर्स। दूसरा रिस्क अगर हम बात करें तो है इनकम रिस्क। रेंटल इनकम डिपेंड्स ऑन ऑक्यूपेंसी रेट्स, मार्केट रेंट्स, टेनेंट हेल्थ, फाइनेंसिंग कॉस्ट। तो अगर हम अपने कैश फ्लोस, जो हमारा रेंट है, वो काफी चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ऑक्यूपेंसी, मार्केट का जो करंट रेंट है वो कितना चल रहा है। अगर हमारा रेंट हम ज्यादा रिसीव कर रहे हैं और मार्केट रेंट कम है, तो आज या नहीं तो कल वो जो टेनेंट है वो कहीं और शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि उसको रेंट कम पे करना पड़ेगा। टेनेंट की क्या हेल्थ है, जो उसके खुद के टेनेंट के प्रोफाइल है वो कितनी स्ट्रांग है, और अपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट उसके बारे में। तो इवेंट्स लाइक फॉलिंग ऑक्यूपेंसी और राइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट कैन रिड्यूस द एनडीसीएफ एंड देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा ऑक्यूपेंसी कम हो गया तो हमें कम रेंट रिसीव होगा। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो जो हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो हमारा जो लास्ट में एनडीसीएफ है वो हमें कम रिसीव होगा। तीसरा जो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, इंटरेस्ट रेट टू स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट टू मार्केट इज लाइक ग्रेविटी टू अर्थ। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो जो हमारे वैल्यूएशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं ऑफ मार्केट। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो हमारे वैल्यूएशंस ऊपर चले जाते हैं। सो हायर इंटरेस्ट रेट reduces the intrinsic value of REITs as a discounted cash flow driven instrument and increases financing cost, which in turn compress distribution। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट हाई चला जाएगा तो इसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अब नाउ आई हैव अ बेटर, जैसे कि मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव है दूसरे एसेट में इन्वेस्ट करने का, जहां पे मेरे को रिस्क लेस रिटर्न मिल रहा है। तो विच इन टर्न कंप्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट रेट्स आर टू REITs व्हाट ग्रेविटी इज टू द अर्थ। जो हमारा चौथा रिस्क है वो है लेवरेज या रीफाइनेंसिंग रिस्क। REITs बोरो टू फंड ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। तो REITs बोरो करते हैं फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, और दूसरा वो लोन्स लेते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू बिल्डिंग और टू एक्वायर न्यू बिल्डिंग। So SEBI caps leverage at 49% of their enterprise value, refinancing at unfavorable terms or inability to refinance can stress cash flows and unit prices। तो अगर हमें सही टाइम पे सही फेवरेबल लोन्स नहीं मिले तो हमारा एक ये रिस्क एसोसिएटेड है। जो पांचवा हमारा रिस्क है वो है रेगुलेटरी रिस्क। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स चेंजेस, डेवलपमेंट कॉस्ट ओवररन्स। अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं बिल्डिंग की और उसका एसेट प्राइस या उसके जो मेरे रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाए, तो मेरा जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगा और मेरा एनडीसीएफ वो कम हो जाएगा। तो डेवलपमेंट कॉस्ट ओवररन्स, और जैसा कि हमने देखा है पिछले 3 से 4 महीने में जब से ये जियोपॉलिटिकल रिस्क एस्केलेट हुआ है, तो सरिया सीमेंट सबका रेट इंक्रीज ही हुआ है। इनफैक्ट क्रूड ऑयल भी बहुत वॉलेटाइल रहा है। सो मार्केट सेंटीमेंट शिफ्ट्स कैन ऑल अफेक्ट REIT परफॉर्मेंस। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इन्वेस्टर्स शुड रिव्यू द रेलेवेंट प्रोस्पेक्ट्स। सो जो हम ये रिस्क की बात कर रहे हैं कोई ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इन्वेस्टर शुड रीड द रेलेवेंट ऑफर डॉक्यूमेंट, prospects and read annual reports for a comprehensive risk disclosures before investing। जितने भी हमने ये 5 रिस्क के बारे में बात करी, ये कोई
एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक बार गो थ्रू अच्छे से करने चाहिए। अब हम एक की मेट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, व्हाट अ प्रोफेशनल लुक एट। सो हम क्या क्या पैरामीटर्स या मेट्रिक्स एज अ प्रोफेशनल देख सकते हैं। सो व्हाट आर द पैरामीटर्स एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लाइक अस evaluates when assessing whether a REIT belongs in your portfolio and at what allocation। तो हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स हम देख सकते हैं। पहला तो है प्राइस टू एनएवी। इज द REIT ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट टू द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ इट्स अंडरलाइंग प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हमने देखा कि इन REITs को हर 6 महीने में इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से अपनी जो वैल्यूएशन है वो करवानी मैंडेटरी है। और अगर उसका जो एनएवी और जो उसका प्राइस है उसमें क्या प्रीमियम है या डिस्काउंट है, वो हम एक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सपोज मेरा एनएवी 100 रुपए निकल के आया और जो मेरा प्राइस मार्केट में चल रहा है वो है 80 रुपीज। तो इसका मतलब जो मेरा डिस्काउंट है प्राइस का वो 20 रुपीज चल रहा है कंपेयर टू एनएवी। तो उसका जो रेशियो हो गया प्राइस 80 एनएवी 100, वो निकल के आया 0.8। तो इसका हम एक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है वेल, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज लीजिंग एक्सपायरी। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा जो एक रीट है उसका वेटेड एवरेज लीज ऑफ एक्सपायरी कब है। अगर किसी रीट का निकल के आता है कि मेरा रीट वेटेड एवरेज एक्सपायरी 5 से 7 साल है और एक रीट का निकल के आता है कि वो 1 से 2 साल है, तो एज अ इन्वेस्टर I am more comfortable and confident in the REIT which has 5 to 7 years of lease expiry, क्योंकि मैं उसके कैश फ्लोज, उसके जो विजिबिलिटी है वो मैं आराम से देख सकता हूं। तीसरा है लेवरेज या गियरिंग रेशियो। सेबी का एक कैप है 49% का और उससे पहले 25% से ऊपर लेते ही हमें यूनिट होल्डर्स अप्रूवल लेना पड़ता है। सो लोअर द गियरिंग रेशियो, जितना कम डेट उतना अच्छा, ग्रेटर द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा जो है वो है ऑक्यूपेंसी रेट। हायर ऑक्यूपेंसी इज ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन सस्टेन्ड रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी। जितने भी रीट्स इंडिया में लिस्टेड है उनका क्लोज टू ऑक्यूपेंसी जो उनका रेट है वो है क्लोज टू 90% एंड अबव। मतलब कि अगर मेरी सिटिंग कैपेसिटी 100 चेयर्स की है तो 90 या 90 से ऊपर वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो हायर ऑक्यूपेंसी मोर कंफर्टेबल आई एम एज अ इन्वेस्टर। पांचवा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ग्रोथ। अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हर साल, इसका मतलब कि मैं अपना रेंट एस्केलेट कर पा रहा हूं। सो डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ग्रोथ ओवर टाइम, अ राइजिंग डीपीयू सिग्नल्स इंप्रूविंग कैश फ्लो एंड इट्स अ वैल्यू क्रिएशन एज अ इन्वेस्टर। जो छठा है वो है टेनेंट मिक्स एंड क्वालिटी। जो मेरे टेनेंट है वो कौन कौन से डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है। क्या मेरा टेनेंट प्रोफाइल आईटी कॉन्सेंट्रेटेड है, बीएफएसआई कॉन्सेंट्रेटेड है। तो एक हेल्दी जो टेनेंट प्रोफाइल है वो एक डाइवर्सिफाइड फील्ड से होना चाहिए, जैसे कि इट कुड बी फ्रॉम टेक्नोलॉजी, इट शुड कुड बी फ्रॉम एमएनसीज जिसको हम जीसीसीज भी बोलते हैं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। इट कुड बी फ्रॉम बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। सो जितना डाइवर्सिफाइड उतना हमारा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कम हो जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये डिटेल्ड वीडियो रिटर्न्स, रिवॉर्ड्स, रिस्क क्या क्या हमें देखना चाहिए अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स ये क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें,
मैं उनका सोल्यूशन आपको जरूर भेजूंगा। थैंक यू सो मच।